हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जैसे कि आपने न्यूज में देखा ही होगा कि टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ रही है। तो मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में सितंबर के लास्ट में ही आपको एग्जाम डेट के बारे में मालूम हो जाए। तो अब देखा जाए तो वक्त बहुत ज्यादा हमारे पास लिमिटेड है और हमें अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। तो आप लोग जो लोग कर रहे थे कंटिन्यू प्रिपरेशन, तो वो जा अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें। और जिन लोगों के बीच में स्किप हो गई है रिवीजन, तो आप के लिए सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले जो पिछले वर्षों के पेपर हैं पीवाईक्यू, उनको अच्छे से रीड कर लीजिए। और उसके बाद में और भी स्टेट के जो एग्जाम्स हुए हैं उनको भी हमें देखना है। और साथ साथ मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी वीडियोस में सिलेबस कवर कराया है, तो आप वो भी वीडियोस जा करके देख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको काफी हद तक उससे हेल्प मिलेगी। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि मैं सिलेबस डिस्कस कर दूं, तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में या इसी बीच में आपके साथ सबसे पहले टीजीटी का डीपली सिलेबस डिस्कस करूंगी। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको बताऊंगी। और अब हमारे पास वक्त है लिमिटेड और उसमें हमें अपनी 6 यूनिट कवर करनी है। और अगर देखा जाए तो जो होम मैनेजमेंट है, उसके बाद टेक्सटाइल है और फूड एंड न्यूट्रिशन है, ये 3 यूनिट ऐसी हैं कि इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो और हेल्थ और हाइजीन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपके साथ वो सब डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम कर रहे हैं कॉमन इन्फेक्शन डिसीज कॉज एंड क्योर, तो जिसमें मैंने आपके साथ इंट्रो और थोड़ा उसकी टीकों के बारे में जानकारी वगैरह पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पीजीटी में और भी ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन टीजीटी में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ठीक है, आज हम करने वाले स्मॉल पॉक्स। इंपॉर्टेंट है, मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ आपका यहीं से ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो ठीक है, स्मॉल पॉक्स को देख लेते हैं। ये भी एक वायरस है। देखें, अगर हम देखें तो हम डिसीजेज ना इस तरह से देखते हैं कि जल से फैलने वाले रोग, वायु से, ठीक है, और आपके भोजन से। इसी तरह से हम जब देखते हैं तो और भी 2 तरह से डिवाइड करते हैं, वायरस से और बैक्टीरिया से। तो अब सबसे पहले ये पूछ लिया जा सकता है आपसे कि छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स किससे फैलता है, तो ये वायरस से फैलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या, ये चेचक की भांति होता है। कैसा होता है, जस्ट लाइक ए चेचक, ठीक है, परंतु उससे हल्का होता है। जो चेचक होता है, आपने अगर किसी को देखा हो तो चेचक का जो स्पॉट है ना, और जो चेचक होती है थोड़ी बड़ी होती है, जबकि ये जो होते हैं ना स्मॉल पॉक्स, ये ऐसे ऐसे ना बिल्कुल जैसे हम निडल से कोई चीज उठाकर रख दें, इतने छोटे छोटे ऐसे डॉट की तरह होती है। ठीक है, दाने होते हैं, सबसे पहले पेट पर दिखाई देते हैं ये। ठीक है, और फिर ये फिंगर्स के इस हिस्से में अक्सर दिखते हैं ये बच्चों के, खास करके इस जगह पर। तो पहले पेट की जो नाभि होती है उस एरिया में दिखते हैं, फिर उसके बाद में इस तरह से फिंगर्स पे दिखाई देते हैं, परंतु ये हल्के होते हैं, इसे ही हम छोटी माता कहते हैं। प्रारंभ में 102 फ़ारेनहाइट यानी कि 102 बुखार आता है। रोगी के सिर व पीठ में दर्द, बेचैनी होती है, कपकपी मालूम होती है, नन्हे नन्हे सरसों के बराबर दाने निकल आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और पहले ये मुंह, छाती और बाहों में निकल आते हैं, फिर शरीर के शेष अंगों में भी निकल आते हैं। 5 से 6 घंटे के भीतर ही दाने में जो है वो क्या हो जाता है, एक फ्लूइड भर जाता है, जल भर जाता है। अक्सर जब दाना निकलता है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि दाना निकलेगा, फिर वो थोड़ा ऊपर उठेगा और उसके अंदर आपका फ्लूइड भर जाएगा, यानी कि पानी भर जाएगा। ठीक है, और 3 से 4 दिन में सूख जाते हैं। इन दानों को हमें किसी भी तरह से टच नहीं और हाथ वगैरह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, दाने हल्के होते हैं, साधारणतः शरीर पर इनकी कोई चिन्ह नहीं बनता, तो इसका कोई स्पॉट भी नहीं बनता, जबकि चेचक का जो है वो स्पॉट बन जाता है। तो रोग से बचने के उपाय,
कुछ दे रखे हैं कि हमें सफाई का ध्यान रखना है। और अगर ऐसा कोई भी जैसे कि आपका छोटी माता है, बड़ी माता है, चेचक है, खसरा है, इस तरह की कोई भी जब डिसीज होती है ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसे सेपरेट किया जाता है, ताकि घर में कोई और अन्य जो बच्चा है या कोई और है उससे ना लगे। ठीक है। और जो इसकी जो पपड़ी होती है, जो अब जब ये सूखेगा तो ये ब्राउन कलर का होगा, तो ब्राउन कलर के होने के बाद में ये अपने आप सूखता जाएगा। सूखने के बाद एक खुरंट यानी कि पपड़ी सी बन जाएगी। तो उसको क्या करना है, हमें ऐसे नहीं फेंकना, क्योंकि उसमें उसके वायरस है और उसमें उसके जर्म्स रहते हैं। तो उसको हमें अच्छे से किसी भी रोगनाशक औषधि के घोल में करके फेंकना है, और उसको रोगी को नहलाना भी इसी तरह से होता है। ठीक है। कपड़े खौलते जल में उबाल कर धोने चाहिए। जो बच्चों के जो पेशेंट के हैं, तो उनको डिसइंफेक्शन जो करना होता है, तो डिटॉल वगैरह में ऐसे में जो है कपड़े वगैरह वॉश करने चाहिए। अच्छा, अब इसका पीरियड इंपॉर्टेंट है, तो इसका पीरियड ये पूछ लिया जाता है और ये PYQ भी है। तो 14 से 16 दिन तक का होता है। ठीक है। 14 से 16 दिन का होता है। यहाँ पर ना मैंने आपके साथ ना ये चेचक या बड़ी माता डिस्कस नहीं की है, तो मैं वो भी डिस्कस कर दूं कि इससे पहले क्या, चेचक चिकन पॉक्स ये अत्यंत भयानक रोग है। ये रोग अक्सर दिसंबर और मई जून में फैलता है। वर्षा काल में ज्यादा होता है, जो अभी चल रहा है इसमें ज्यादा होता है। तो ये किस में अत्यंत भयानक रोग है और वायरस से फैलने वाला रोग है। इसका जो वायरस है उसको वेरियोला वायरस कहते हैं, और ये 2021 में TGT में पूछा जा चुका है। ये विषाणु रोगी नाक, कंठ, रक्त में होते रहते हैं। रोगी को खांसने, छींकने और थूक के कणों द्वारा ये विष बाहर निकलता है। थूक के सूखने पर दूसरे व्यक्तियों को मतलब ईयर के जरिए भी फैल जाता है। ठीक है। विषाणु जो है धूल के कणों में मौजूद रहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 से 14 दिन है, और भारत में सामान्यतः 12 दिवस होता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में इसमें 12 डेज रहता है ये। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार आएगा सबसे पहले, सर दर्द, पीठ दर्द, छोटे बालकों में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो फीवर हो जाता है। और जो रोगी की आंखें हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं, सुस्त रहता है। ठीक है। अब इसमें भी यही होता है कि 14 दिन के पश्चात क्या होता है कि दानों पर पपड़ी आ जाती है। उसे सुखा करके, उसे गिर के अलग करके, और उसको इस तरह से हमें डिस्ट्रॉय करना है कि किसी और को ना हो। और बचने से उपाय और सावधानियां यहाँ पर दी हुई हैं। तो इनके हम यहाँ पे कंपेरिजन देख लेते हैं कि चेचक में क्या होता है, दाने निकलने से पूर्व तेज बुखार आता है। मतलब दाने निकलने से पहले ही बुखार आ जाता है, और इसमें क्या होता है, दाने निकलने के पश्चात ज्वर नहीं आता है। ठीक है। इसमें तीसरे चौथे दिन दाने निकलते हैं, इसमें पहले ही दिन दाने निकल आते हैं। ज्वर, सिर दर्द, पीठ दर्द, वमन आदि, और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसमें दानों के अनुसार ज्वर की वृद्धि होती है। ऐसा कोई क्रम नहीं होता है। सारे शरीर पर एक साथ दाने आते हैं, बारी बारी अंगों पर दाने दिखाई देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ के सबसे पहले पेट पर दिखाई देंगे, फिर फिंगर्स पे दिखाई देंगे, किसी के तो अलग अलग निकलते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है रुबेला यानी कि खसरा। चेचक की भांति खसरा अत्यंत भयानक रोग है। ये इससे भी ज्यादा भयानक है, और ये भी क्या है, विषाणु वायरस से फैलने वाला रोग है, जो कम आयु वाले बच्चों को प्राण घातक भी हो जाता है। और ये रोग 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को अधिक होता है। देखा जाए तो ये 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक के बच्चों को अधिक रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कि इसका पीरियड देखें, तो 10 से 14 दिन होता है। देखिए इसको लेकर के अलग अलग है, थोड़ा सा आगे पीछे फर्क हो जाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ देखा 10 से 14 दिन, ये भी 10 से 14 ही दिन है। लेकिन अगर छोटी माता का देखा जाए तो 14 से 16 दिन है। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लें। देखिए वो दोनों सेम है, और ये 10 से 16 दिन है। तो ये नोट करने का है, क्वेश्चन यहीं से बनता है और यहीं हम अटक जाते हैं। अगर माइंड में नहीं रहता तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है। प्रारंभ में जाड़ा लगता है,
और फिर ज्वर आता है। आंखों में नाक से पानी बहता है, जो आईज है वो लाल हो जाती हैं, सूखी खांसी, छींकें आती हैं, 3-4 दिन बाद दाने निकलते हैं, पहले कान के पीछे निकलते हैं। इसमें क्या होगा, फिर माथे गाल पर होते हुए शरीर पे पूरे पर फैल जाते हैं। दाने पूरे निकलने के बाद ज्वर धीरे धीरे कम हो जाता है और 8 से 10 दिन में पूरी तरह से मुरझा जाते हैं और साफ हो जाते हैं। अधिक तीव्र खतरा में रोगी के मुंह और गले में जलन दर्द भी होता है। ये इसमें कि अगर ज्यादा तीव्र है तो मुंह और गले में दर्द भी होगा। अब बचने के उपाय देख लेते हैं क्या है। आने जाने पर रोग, संपर्क बंद करना, रोगी के बर्तनों को अलग रखना, उसको बहुत अच्छे से सैनिटाइज करना, बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ रखना, जो रोगी का वेस्ट है उसको बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और वहां करने के बाद में फिनाइल वगैरह कीटाणुनाशक कोई भी हमें वहां पर जैसे फिनाइल है या लाइजॉल वगैरह इस तरह की चीजों का यूज करना है। रोगी की वस्तुओं को निसंक्रमण करना यानी कि सैनिटाइज करना, पूर्ण आराम और पौष्टिक खाना देना, ताजा खाना देना, बिल्कुल लाइट खाना देना होता है। और खसरे के उपचार यही है जो यहाँ देख रखा है कि खसरा निकालने के बाद बच्चे को पूर्ण आराम देना चाहिए और तेज प्रकाश से बचाना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, है ना, इस तरह से। और जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा होता है उसको अच्छे से फॉलो करना है। अब आ जाते हैं हम डिप्थीरिया, जिसे रोहिणी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन बन जाए कि रोहिणी के बारे में। रोहिणी तो डिप्थीरिया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि टीके जब लगते हैं ना तो डीपीटी का टीका लगता है। देखिए यहाँ पे था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए डीपीटी है ना, तो यही है ना, डिप्थीरिया, पिट्यूटस और टेटनस, तो ये यही है। देखिए मैं आपके साथ यहाँ पर बुक से पढ़ाने का मीनिंग यही है कि आप बुक को देख लें, जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का हम तैयारी कर रहे हैं वो हमें बुक से कहाँ पर है, किस तरह से पता होना चाहिए, तभी हम अपने एग्जाम को और अच्छे से दे पाएंगे। तो देख लेते हैं। एक समय इस रोग को रोगी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, किंतु आजकल इस प्रकार के रोगियों की संख्या बहुत कम है। तो रोहिणी डिप्थीरिया अत्यंत भयानक और संक्रामक रोग है, बच्चों का आक्रमण करता है, 2 से 5 साल के बच्चों को अटैक करता है। क्या होता है, रोग गला, श्वासनली, नाक, किसी पर भी आक्रमण करता है। तो नाक, श्वासनली और गले पर, ठीक है। इसका प्रकोप शीतकाल में यानी कि विंटर्स में होता है। ये रोग कैरी ने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है, कैरी ने बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। नाम थोड़ा इसका टफ है, तो इसको कैरी ने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। तो जीवाणु की छड़ के समान होता है। कृमि गले व नाक में एकत्र हो जाते हैं और एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं, हृदय को हानि पहुंचती है और वही विष शरीर में व्याप्त होकर रोग को के शारीरिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है पिछले और डिसीज से। अगर इसका पीरियड देखा जाए तो इस रोग को उद्भवन का 2 से 3 दिन तक रहता तो टाइम पीरियड 2 से 3 दिन तक है, लेकिन इस बहुत ज्यादा सीवियर है ये। लक्षण क्या होते हैं, अचानक प्रकट नहीं होते, प्रारंभ में हल्का दर्द होता है, सूजन आ जाती है, टॉन्सिस आ जाते हैं, कोमल तालू पर भूरी श्वेत जो है वो आपकी ढीली पड़ जाती है। मतलब जो आपकी टंग है उस टंग पर व्हाइट जो है वो झिल्ली पड़ जाती है, गर्दन व लसी गिल्टियां बढ़ जाती हैं, कंठ में घाव बन जाते हैं। जो आपका हमारे चिन से नीचे जब हम हाथ रखेंगे कानों इसके बीच में, तो ये कंठ का पार्ट कहलाता है, तो उसमें घाव बन जाते हैं। ज्वर जो है 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ जाता है, यानी कि आपका जो है 101 से ऊपर ही बुखार हो जाता है। परिणाम स्वरूप झिल्ली श्वास की क्रिया में अवरोध हो जाता है और श्वास नली पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है। शीघ्र उपचार नहीं मिला तो रोगी को दम घुट जाता है। जाहिर सी बात है, जब वो उसका नेक से फैलने वाला आपका रोग है, ये हमारी चिन एरिया है और ये है, तो यहाँ हमारा ये इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ हो जाएंगी तो वो सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो संक्रमण क्या है कि रोग को संक्रमण स्वयं रोगी या रोग संवाहक द्वारा होता है। बोलते, खांसते, छींकते समय रोग जीवाणु वायु में मिलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, यानी कि ईयर डिसीज भी है। और साधारण सी खांसी के पास के लोगों को ये रोग फैलने के लिए पर्याप्त है। रोगी के द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तुओं को कोई स्वस्थ व्यक्ति यूज ना करे,
रोग को संक्रमण हो सकता है। दूषित भोजन, दूध से भी ये रोग फैलता है। जब ये जीवाणु नली में प्रवेश करता है तो टॉन्सिल्स पर आक्रमण करता है। सबसे पहले अगर देखा जाए, मैं आपके साथ थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर रही हूँ कि जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये चेक कर लेना चाहिए बच्चे को खांसी है या कोई भी चीज है कि बच्चे के टॉन्सिल्स तो नहीं आ गए हैं। जब आप माउथ ओपन करते हैं तो एक जो हमारा इस तरह से लटके सा रहता है, एक मांस का टुकड़ा आप समझ लीजिए, तो वहां आपको चारों तरफ जो हिस्सा दिखाई देगा, अगर वो रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो टॉन्सिल्स है। यहाँ ये एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं और जो है कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। मृत ऊतक कोशिकाएं डिप्थीरिया की कीटाणु की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण का कार्य करती हैं। परिचारिका उपचार के रोगी को खूब आराम कर दे मतलब देना चाहिए। डॉक्टर को बुलाकर जो है वो एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन लगा देना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि हमें एंटी टॉक्सिन जो हमारा इंजेक्शन है वो हम किस में लगवाएंगे, तो वो हमें लगवाना है आपको रोहिणी में यानी कि डिप्थीरिया में। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और अर्ध तरल सेमी लिक्विड हमें देना है, दूध, फलों का रस, अंडा आदि देना चाहिए। उसके बाद ये है उस बचने के उपाय। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया है, देखिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और मैं इसको जितनी जल्दी करा भी नहीं सकती। इस तरह से हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे क्वेश्चन बनेंगे और जरूर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन ये हमारा हो सकता है 3 से 4 वीडियो में कवर हो। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, चेचक पढ़ा है। तो चेचक दिसंबर से मई जून तक फैलने वाला रोग है, विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसका वायरस वेरियोला वायरस है, 10 से 14 दिन होता है। ठीक है। उसके बाद में कहाँ होता है, ये नाक, कंठ और रक्त में होता है इसका जो विषाणु होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास स्मॉल पॉक्स आ गया है। अच्छा, बुखार मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, 104 से 105 डिग्री तक होता है फ़ारेनहाइट तक। उसके बाद में अगर हम ये देखें तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है। चेचक की भांति होता है परंतु उससे हल्का होता है, इसलिए इसे छोटी माता कहते हैं। वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है। उसके बाद में 5 से 6 घंटे के भीतर जो है वो आपको शरीर पर दाने दिखाई देने लग जाते हैं इस तरह से। ठीक, उसके बाद उपाय दिए रखें और 14 से 16 दिन का पीरियड है। 14 से 16 दिन का पीरियड है इसका। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम खसरा, जिसे हम रुबेला कहते हैं। ये भी 6 से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है और इसका पीरियड 10 से 14 दिन रहता है। खसरा का जो पीरियड है वो 10 से 14 दिन रहता है। चेचक का जो पीरियड है वो भी आपका क्या है, 10 से 14 दिन ही रहता है। तो आप इसको एक जगह रख लेंगे ना, लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा इजीली। और 8 से 10 दिन में इसके जो है दाने मुरझा जाते हैं और 3 से 4 दिन बाद निकलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। और वही प्रक्रिया है कि ज्वर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है। लीफ खसरा में रोगी के मुंह गले, अगर आपने देखा हो तो ये चीज मोस्टली जो है हमारे नेक से ही रिलेटेड है, मुंह गले से ही रिलेटेड है। इसका जो वायरस है वो हमारा मुंह और गला जो है उसको सबसे पहले अपने चपेट में लेता है। ठीक है। उसके बाद इसके उपाय दे रखे हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिप्थीरिया, जिसे हम रोहिणी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है, 2 से 5 वर्ष तक के ही बच्चों को अटैक करता है। और ये भी जो डिसीज है, रोग गला, श्वास नली, नाक से ही जो है संक्रमण फैलाता है। और इसका जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये इसका जीवाणु है और इसका जो टाइम पीरियड है 2 से 3 दिन है। तो जो सबसे कम टाइम पीरियड है वो इसी का ही है। और कंठ में घाव बना देता है। ठीक है। टंग पे एक व्हाइट झिल्ली क्रिएट कर देता है और 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको फीवर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद टॉन्सिल्स आक्रमण करते हैं और विष उत्पन्न करते हैं। और जो मृत ऊतक कोशिकाएं डिप्थीरिया के कीटाणु को वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण कार्य करती हैं। तो विष निकट की कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। डाइट कैसी देनी है, आराम कराना है और एंटीटॉक्सिन जो है वो इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है। और बिल्कुल अर्ध तरल हमें पदार्थ देना है। तो ये आज हमने कर लिए हैं 1 2 3 4 डिसीज हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉपिंग कफ और आगे टिटनेस और
टीबी वगैरह है, ट्यूबरक्लोसिस, आगे और भी डिसीजेज है, तो हम इसी तरह से कवर करते चले जाएंगे। और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अच्छा, मेरे पास जो है वो जिस तरह से कमेंट आए थे और मैंने आपको बताया था कि सिलेबस डिस्कशन से लेकर तो मैं एक वीडियो बना दूंगी एक एक करके, टीजीटी और पीजीटी की सेपरेट, और मैं एलटी की भी बना दूंगी, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी आ ही रही है। तो अच्छा है कि हमारा जितनी जल्दी हम तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको किस पर वीडियो चाहिए। और मैं आपके साथ सोच रही हूँ इसी के साथ साथ में एडिशनल जो है सीडीपी स्टार्ट कर दूं, ताकि एक एक टॉपिक आपका कवर होता चला जाए। देखिए, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप तक जो है वो जो एजुकेशन है, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पहुंचा रही हूँ। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।